नंबर 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स सच दैट a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। यानी हम लेट कर लेते हैं कि a और b दो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स है, और अगर आप a में ऐड करते हैं 1/b को तो इन दोनों का सम आता है 0 के इक्वल। इसके बाद क्या कहा गया, विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज डिटरमाइन वेदर ए बी इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। यानी ए और बी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बिना रखे, हमें ए और बी की जगह कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखनी है। ये ए और बी की जगह बिना न्यूमेरिकल वैल्यू रखे हमें ये पता करना है कि ए बी की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। ए बी मतलब ए इंटू बी। हमें पता करना है कि अगर हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करें, ए इंटू बी करें, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। a को यहीं पे रखते हैं, 1/b पॉजिटिव है, इस साइड आकर ये नेगेटिव 1/b हो जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b। हम इन दोनों साइड्स को ना b से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या होगा, a इंटू बी, लेफ्ट हैंड साइड में b से मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड में क्या है -1/b, इसको भी b से मल्टीप्लाई किया, b से b कट गया। a इंटू बी क्या होता है, a इंटू बी को हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी, और यहाँ क्या बचा -1। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि जो ए बी है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, और हमने चेक कर लिया है कि ए बी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है ना, ए बी की वैल्यू नेगेटिव आई, तो फाइनली यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इज नेगेटिव। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, अ रैशनल नंबर हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन whose last नॉन जीरो डिजिट अकर्स इन द 4th डेसिमल प्लेस। अब इसका मतलब क्या है कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, ये जो रैशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, और इसमें डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में ऐसे लिख देता हूँ 0.1234, ये मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और इसमें 4th डेसिमल प्लेस पर देखिए, 4th डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल के बाद ये 4 डिजिट होंगी, और इसमें जो ये लास्ट ये वाली जो डिजिट आएगी ना, उसके लिए कहा गया है कि वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने लास्ट में जैसे 4 लिखा, तो ये एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, और ये आपके ये जो डिजिट होगी ना नॉन ज़ीरो होगी, ये आपकी 4th डेसिमल प्लेस पर होगी। इससे हमें पता चलता है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएंगी। ठीक है, हालांकि हमने ये जो पूरा क्वेश्चन है ना जो सॉल्व किया है वो एक अपनी तरफ से हमने एक नंबर लेकर किया, नंबर की मदद से किया, वो नंबर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो मैं इसी नंबर के हिसाब से पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब इस क्वेश्चन में ना 2 पार्ट्स है, पहला पार्ट देखते हैं, शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/10⁴, वेयर p इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10। तो हमें ये शो करना है कि यहाँ पर जो भी नंबर हम लेते हैं, जैसे मैंने अपनी तरफ से एक नंबर लिया है, हमें ये शो करना है कि ये जो नंबर है, ये जो रैशनल नंबर हम यहाँ पर लेंगे, हमें उसको p/10⁴ इस फॉर्म में शो करना है, जहाँ पर p यानी कि न्यूमरेटर एक इंटीजर होगा, और इसके अलावा ये जो p यानी कि न्यूमरेटर है ये 10 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ये हमें शो करना है कि जो हम ये नंबर लेंगे ये p/10⁴ की फॉर्म में शो किया जा सकता है, जहाँ p एक इंटीजर होगा और p यानी कि न्यूमरेटर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको इस समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है। अब इसके बाद एक और पार्ट आता है इसी क्वेश्चन में, इज इट नेसेसरी that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2⁴ और 5⁴ give reason। अब इसके बाद हमें ये भी शो करना है कि जो भी यहाँ पर हम रैशनल नंबर लेंगे, अगर उसके डिनोमिनेटर की हम बात करें, तो अगर इसके डिनोमिनेटर को हम इसकी लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तो लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद क्या ये डिनोमिनेटर 2⁴ और 5⁴ से डिविजिबल होगा या नहीं, हमें इसका रीज़न भी बताना है। तो इसके सॉल्यूशन में अपनी तरफ से मैं एक नंबर ले लेता हूँ, लेट द नंबर बी 0.1235। लेकिन ये नंबर लेते वक्त मैंने इन चीज़ों का ध्यान रखा, जैसा कि कहा गया था कि ये एक रैशनल नंबर है जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि कॉन्टिन्यूशन तो नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और जैसा कि कहा गया था 4th डेसिमल प्लेस पे नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, तो डिजिट के डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट्स आएंगी, और जो 4th डेसिमल प्लेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने 4th डेसिमल प्लेस पे
5 लिखा। आप इसकी जगह कोई और नंबर भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.1234। तो आप 5 की जगह लास्ट में कुछ भी रख सकते हैं, 4 रख दीजिए या कोई और डिजिट रख दीजिए, बस यहाँ पर आप 0 नहीं रखेंगे। अब इसी नंबर को 0.1235 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि मैं ऊपर से डेसिमल हटा देता हूँ और राइट से चेक कीजिए 1 2 3 4, 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल था, डेसिमल हटाया तो ऊपर आ गया 1235 और 4 डिजिट के बाद डेसिमल था तो नीचे 4 जीरो यानी कि 10,000 आ गया। और 10,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 रेज़ टू द पावर 4। तो जो नंबर मैंने लिया था 0.1235, इसी को जब हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लेकर आए तो अब ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है 1235 अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 4। तो यहाँ पर ये जो पहला पार्ट था ना, शो दैट सच अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4 वेयर P इज़ एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 10, ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो भी ये नंबर लिया था, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला था। डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स थे और जो डेसिमल फोर्थ प्लेस था, यहाँ पर हमने नॉन ज़ीरो डिजिट भी लिया। अब इसी को देखिए, इसी को हमने इस फॉर्म में लिख के दिखा दिया। यहाँ पर ये जो 1 2 3 5 है ना, ये P का काम कर रहा है और अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 4 आ गया। और यहाँ पर जो ये इंटीजर हमने लिया, ये 10 से डिविजिबल भी नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पर एंड में, यहाँ यूनिट प्लेस पर आप देख सकते हैं 5 है, तो ये 10 से डिविजिबल भी नहीं है। तो जो जो चीज़ें हमसे कही गई थी ना फर्स्ट पार्ट में, वो सारी हम यहाँ पर करके दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस 0.1235 जो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में नंबर लिया, ये एक रैशनल नंबर है जिसकी लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट अकर करती है इन द फोर्थ डेसिमल प्लेस पे, और इसको कैन बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4, और इसको हम P अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P इज़ एन इंटीजर। P यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर है, जो कि यहाँ पर ये न्यूमरेटर है। तो यहाँ पर P क्या है, एक इंटीजर है नॉट डिविजिबल बाय 10, और ये जो P है यानी कि ये जो ऊपर वाला ये जो नंबर है जो कि एक इंटीजर है, ये 10 से डिविजिबल भी नहीं है। तो जो जो हमसे कहा गया था वो यहाँ पर हमने शो कर दिया है। अब इसके बाद अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था कि ये जो नंबर है, अगर इसके डिनोमिनेटर को हम लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं तो तब क्या इसका डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर 4 और 5 रेज़ टू द पावर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारे पास नंबर आ गया। हमने नंबर लिया था 0.1235 और उसके बाद इसको इस तरीके से हमने चेंज कर दिया था ना। तो यहीं से शुरू करते हैं 1235 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4। डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। ऊपर न्यूमरेटर है 1235 यानी कि 1235 अपॉन में 10 रेज़ टू द पावर 4 को ऐसे लिख दिया 10,000। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं। दोनों नंबर्स ना 5 से कटेंगे, इनको 5 से काटते हैं। 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया 2 बचा, 2 एंड 3 23। 5 4 जा 20, 23 में से 20 गया 3 बचा, 3 एंड 5 35। 5 7 जा 35। अब नीचे देखिए 5 2 जा 10, 3 जीरो बची, वो 3 जीरो यहाँ पर आ गई। लोएस्ट फॉर्म में क्या आ गया 247 अपॉन में 2000, और हमें ध्यान देना है डिनोमिनेटर पे कि लोएस्ट फॉर्म में अब ये डिनोमिनेटर आ चुका है। अब हमें देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 2 रेज़ टू द पावर 4 और 5 रेज़ टू द पावर 4 से डिविजिबल है या नहीं, ये चीज़ अब यहाँ पर हमें चेक करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है ना 2000, इसके प्राइम फैक्टर्स पता करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं। यहाँ लिखा 2000, ये 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, उसके बाद ये 3 0, फिर ये 2 से डिवाइड होता है, 2 5 जा 10, फिर ये 2 0, फिर ये 2 से डिवाइड होता है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर आ गया 250, ये भी 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10। अब क्या मिला 125, ये 5 से डिवाइड होता है, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया 2 बचा, 2 एंड 5 25, 5 5 जा 25। अब क्या मिला 25, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25। अब क्या मिला 5, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, और 5 आया 1 2 3 टाइम्स आपका 5 आया। तो 2000 को हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पर आप एक स्टेप अगर चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको ना इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहले इस स्टेप से पहले ये वाला जो स्टेप है ना, इससे पहले आप ये स्टेप लिख सकते हैं। जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए थे, 2 आया था यहाँ पे 4 टाइम, इसको आप 4 टाइम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 आया था 3 टाइम, 5 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके बाद ये वाला स्टेप ले आइए 247 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि 2 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, और 5 यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास ये आ गया 247 अपॉन में 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। अब इसके डिनोमिनेटर पे ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आया,
2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। ये इस फॉर्म में तो नहीं है ना, 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। और हमें तो इस फॉर्म के हिसाब से बताया गया था कि लोएस्ट फॉर्म में आने के बाद क्या ये डिनोमिनेटर इससे डिविजिबल होगा 2 रेज़ टू द पावर 4 और 5 रेज़ टू द पावर 4 से। तो अपोन में आप देख सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर 4 तो है, लेकिन 5 रेज़ टू द पावर 4 नहीं है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये आंसर आगे लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रैशनल नंबर, यानी ये जो रैशनल नंबर हमने लिया, ये ज़रूरी नहीं है कि इसका जो डिनोमिनेटर है जब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखा जाए, व्हेन रिटन इन द लोएस्ट फॉर्म इज़ डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। यानी कि ये जो हमने रैशनल नंबर लिया था, अपनी तरफ से लिया था हमने रैशनल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसके डिनोमिनेटर को जब लोएस्ट फॉर्म में लाया जाए तो ये इसका डिनोमिनेटर अपनी लोएस्ट फॉर्म में 2 रेज़ टू द पावर 4 और 5 रेज़ टू द पावर 4 से डिविजिबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। इसका क्या मतलब हुआ अभी मैं आपको समझाऊँगा। इट मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। यानी ये जो हमने नंबर लिया ना यहाँ पर, इसकी जगह हम कोई और नंबर भी तो ले सकते थे। अब इस केस में हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है जब वो लोएस्ट फॉर्म में आया तो वो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप इसकी जगह के कोई और नंबर ले लेते हैं, ठीक है? जैसा कि क्वेश्चन में चीज़ें दी गई है उन्हीं को फॉलो करते हुए, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, कि जो डिनोमिनेटर है वो जब लोएस्ट फॉर्म में लाया जाता है तो वो 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड हो भी सकता है और नहीं भी। वो मैंने यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया। अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लूँ, मान लीजिए मैं ये नंबर ले लेता हूँ 0.1331, तो ये भी तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं और 4 ये जो डेसिमल फोर्थ प्लेस पर जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है? तो मैंने जो नंबर लिया था उससे थोड़ा अलग नंबर ले लिया। अब इसी को जब मैं P/Q की फॉर्म में लाता हूँ, मैं डेसिमल हटा देता हूँ तो ऊपर आ गया 1331 अपॉन में आ जाएगा 10,000। अब यहाँ 10,000 के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ तो वो है 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4। और याद रखिएगा इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे और इसकी लोएस्ट फॉर्म देखेंगे तो इस केस में इस डिनोमिनेटर की लोएस्ट फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 से डिविजिबल है। लेकिन हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें ये जो डिनोमिनेटर है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 से डिविजिबल नहीं है। तो कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि डिविजिबल हो, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि डिविजिबल ना हो। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा एग्जाम्पल लिया है, या इसको ऐसे कह सकते हैं ये डिपेंड करता है इस बात पे कि आपने किस तरह का रैशनल नंबर लिया है। तो जब हमने 0.1235 लिया तो इस केस में तो जो डिनोमिनेटर आया उसकी लोएस्ट फॉर्म में वो डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 से डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन जब हमने 0.1331 लिया तो इसका डिनोमिनेटर जब हम लोएस्ट फॉर्म में देखते हैं तो इसका डिनोमिनेटर अपनी लोएस्ट फॉर्म में 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 से डिविजिबल होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक दो बार इसके सॉल्यूशन को अच्छे से देखिए, समझिए, और उस एक बार आपको समझ आ जाएगा ना अच्छे से, उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो हर बार आपको ईजी ही लगेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी बिना डिवीजन के हमें ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है 18/125 बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद देखते हैं इफ़ इट टर्मिनेट्स, यानी कि अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आता है, स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो फिर हमें ये भी बताना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स आएंगे। तो इस तरह के एग्जांपल हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है इसके हम प्राइम फैक्टर्स पता करते हैं और फिर चेक करते हैं कि जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है या नहीं। अगर ये डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और अगर नहीं आते हैं इस फॉर्म में तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 18/125, 125 के आप प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर इस तरीके से निकालेंगे। 125 है, 5 से कटेगा, 5 2 जा 10, 12 में से 10 गया 2 बचा, 2 and 5 25, 5 5 जा 25, ये 25 मिल गया, 5 से कटेगा, 5 5 जा 25, फिर ये 5 मिल गया, ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, तो यहाँ मेरा 5 3 टाइम्स आ गया। तो 125 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, और इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू द पावर 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है 125,
ये इस फॉर्म में आ गया है, 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में आ गया है। लेकिन आप कहेंगे यहाँ 2 तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये इस फॉर्म में कैसे आया? तो देखिए इसी चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3। कोई फ़र्क थोड़े पड़ा, बात तो एक ही है, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1, और 1 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, तो मतलब तो 5 रेज़ टू द पावर 3 हो गया ना। हमने कोई वैल्यू चेंज नहीं करी, बस इसको हमने इस फॉर्म में दिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे दिखाया है, यानी कि इसको आप इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर था 125, ये 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में है। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 18/125 इज इक्वल टू, ऊपर तो 18 आएगा, नीचे हम क्या करेंगे, ये जो 125 है इसके प्राइम फैक्टर्स को इस तरीके से दिखा देंगे, 2 रेज़ टू द पावर 0 जिसका मतलब 1 होता है, इंटू 5 रेज़ टू द पावर 3, यानी कि इसी चीज़ को यहाँ पर हमने इस तरीके से लिखकर दिखा दिया है। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स इस फॉर्म में आ चुके हैं, 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n की फॉर्म में आ गए हैं। तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर 125 इज ऑफ द फॉर्म, यानी डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है वो इस फॉर्म में हैं, 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इसमें हमसे ये भी पूछा गया है कि डेसिमल के बाद कितने प्लेस या कितने डिजिट्स आएंगी, तो 18/125 लिखेंगे। अब नीचे अगर मुझे इसको 125 को 1000 में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो 125 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे भी 18 इंटू 8 आ जाएगा 144, ऊपर आ जाएगा 125 इंटू 8 करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1000। अब नीचे से 3 जीरो हटाएंगे तो जो डेसिमल यहाँ एंड में वो 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो नीचे से 3 जीरो हटाई, या दूसरे शब्दों में कहिए कि 144 को 1000 से डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 0.144। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आई हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इज इक्वल टू 3। और इसको ना जानने का एक और तरीका भी होता है, आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आएंगे या कितने डिजिट्स आएंगी। देखिए यहाँ 2 की पावर कितनी थी 0, और 5 की पावर कितनी थी 3, तो इसमें जो बड़ी पावर होती है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है, डेसिमल के बाद उतनी ही डिजिट्स आती है। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है ना, 5 की पावर 3, तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 है। तो ये भी एक तरीका होता है इस चीज़ को पता करने का। यहाँ पर मैंने ये डिवाइड करके आपको ये दिखा दिया कि यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 है। आप चाहे तो पावर्स से भी इस चीज़ का पता कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 होंगे, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है उसमें हाईएस्ट पावर 3 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, अ रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट फॉर्म हैज़ डिनोमिनेटर 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5, यानी एक रैशनल नंबर है, और जब हम इस रैशनल नंबर को इसके लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं तो तब इसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स कुछ इस तरीके से आते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5। हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव, तो अब हमें ये बताना है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन में कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे। एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को देखिए, जैसा कि यहाँ क्या दिया गया, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5, 5 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर कितनी हुई 3। तो डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है ना, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को देखिए, और देखिए उसमें हाईएस्ट पावर क्या, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस होंगे वो 3 होंगे, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। यही से हमें पता चल गया। लिखने का तरीका क्या रहेगा, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5, तो यहाँ मैं 2 की पावर 3 दिखाऊंगा, इंटू 5 की पावर मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई पावर नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे द पावर ऑफ 2 इज 3, 2 की पावर 3 है, एंड द पावर ऑफ 5 इज 1, 5 की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर तो 3 हुई ना इधर। सिंस द हाईएस्ट पावर इज 3, दिस रैशनल नंबर विल हैव 3 डेसिमल प्लेसेस। अब क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 13th क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं 2 रैशनल नंबर यहाँ पे लूँगा अपनी तरफ से एग्जाम्पल के रूप में, और पहले उसकी मदद से आपको कुछ बातें समझाऊंगा, उसके बाद मैं ये क्वेश्चन को रीड करूँगा। अगर मैं डायरेक्ट ये क्वेश्चन रीड करूँगा ना तो शायद आपके लिए समझना उतना ईजी नहीं रहेगा, तो पहले कुछ चीज़ें समझिए। जैसे कि मैं 2 रैशनल नंबर लेता, आपसे कहा जाए कि इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स पता कीजिए,
तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं और मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि दोनों रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है और दोनों के न्यूमरेटर में इतना गैप क्रिएट कर देना है, यानी दोनों के न्यूमरेटर में इतना गैप होना चाहिए कि जितने भी रैशनल नंबर्स आपको पता करने हैं उससे ज़्यादा गैप न्यूमरेटर में आ जाना चाहिए। यानी कि डिनोमिनेटर को हम सेम बना देंगे, अभी भी वैसे दोनों सेम ही है, लेकिन जब इसको हम इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता करेंगे तो उनमें भी डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और न्यूमरेटर में हम इतना गैप क्रिएट कर देंगे कि अगर हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए इन दोनों के बीच में, तो न्यूमरेटर में हम 5 से भी बड़ा गैप क्रिएट कर देंगे ताकि हम आसानी से इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स पता कर सकें। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि डिनोमिनेटर सेम बनाना है और न्यूमरेटर में गैप क्रिएट करना है, जितने रैशनल नंबर चाहिए उससे बड़ा गैप क्रिएट करना है, इनको ध्यान में रखते हुए अब हम ये क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पर हमें दो रैशनल नंबर दिए गए हैं। लेट a इज इक्वल टू 7/12। तो एक रैशनल नंबर a है और a की वैल्यू है 7/12। दूसरा रैशनल नंबर b है, उसकी वैल्यू है 5/6। तो ये दो रैशनल नंबर हमारे पास हो गए। इसके बाद क्या कहा गया है? एक्सप्रेस बोथ a एंड b इन द फॉर्म k1/m and k2/m, where k1, k2 and m are integers and k2 minus k1 is greater than 6। अब इसका मतलब क्या हुआ? जितना क्वेश्चन अभी तक मैंने रीड किया है इसका मतलब आपको समझाता हूँ। एक रैशनल नंबर है 7/12 और दूसरा रैशनल नंबर है 5/6। हमसे ये कहा गया है कि इन दोनों रैशनल नंबर्स को k1/m और k2/m की फॉर्म में लिखो। यानी कि ये जो 7 है ना, ये तो k1 हो जाएगा और ये जो 5 है ये k2 हो जाएगा और m का मतलब यहाँ पर है डिनोमिनेटर। दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम बनाने हैं और ये भी कहा गया कि k1, k2 और m ये इंटीजर्स होंगे। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया ना कि डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं और न्यूमरेटर्स में गैप क्रिएट करना होता है। तो जब हम ये डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर न्यूमरेटर्स में भी कुछ चेंजेस आएंगे, तो हमें डिनोमिनेटर्स को भी सेम बना देना है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स m बताए गए हैं और ऊपर जो न्यूमरेटर्स आएंगे उसमें से जो पहला न्यूमरेटर होगा उसको हम नाम देंगे k1, दूसरे वाले को नाम देंगे k2। k1, k2 और m यहाँ पर इंटीजर्स होंगे और ये भी कहा गया कि k2 माइनस k1 का जो डिफरेंस होगा वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसी क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें 5 डिफरेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो अगर आपको 5 डिफरेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में जो गैप है वो 5 से बड़ा रखना होगा। इसीलिए ये कहा गया है कि जब आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे तो ये वाला जो k2 होगा यानी ये वाला जो न्यूमरेटर होगा और इसका और इस वाले न्यूमरेटर का जो डिफरेंस होगा वो 6 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इनका डिफरेंस न्यूमरेटर में अगर इनका डिफरेंस 6 से बड़ा आ जाएगा तभी आप इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स आसानी से फाइंड कर पाएंगे। अभी जब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे ना और उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा ये। तो इतना क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, अब आगे देखते हैं। यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर m, राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन a एंड b कीपिंग एन इंटीजर न्यूमरेटर। यानी कि हमें इन दो रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं और जो न्यूमरेटर होना चाहिए ऑब्वियस सी बात है वो इंटीजर ही होगा। आगे एक तो क्वेश्चन ये हो गया। अब आगे एक्सप्लेन वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स a एंड b यूजिंग दिस मेथड। अब ये जो मैंने पढ़ा ना इसको मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ और इसको समझाता भी उस साथ में। एक्सप्लेन वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपको अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स पता करने के लिए कहा गया है तो आपको ये भी देखना होता है कि डिनोमिनेटर तो सेम बनाना ही है लेकिन न्यूमरेटर्स में गैप भी ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में तो न्यूमरेटर के बीच का जो गैप है ना वो आप 6 से भी ज़्यादा का गैप कर दीजिए और अगर आप 6 से भी ज़्यादा का गैप कर देंगे तो आपको जो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने वो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब इस पार्ट को पढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स a एंड b यूजिंग दिस मेथड। यानी जब भी आपके पास दो रैशनल नंबर्स होते हैं और उनके बीच में आपको n रैशनल नंबर पता करने हैं तो k2 माइनस k1 का जो डिफरेंस है वो 6 से बड़ा क्यों होना चाहिए ये हमें बताना है। तो ये भी मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ कि अगर आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं तो आप डिनोमिनेटर को सेम बनाइए और न्यूमरेटर में 6 से भी बड़ा गैप क्रिएट कर दीजिए ताकि 5 रैशनल नंबर आसानी से फाइंड कर सके। अब जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में कही गई हैं उनको फॉलो करते हुए
अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा a इज इक्वल टू 7/12, पहला रेशनल नंबर हो गया 7/12, b इज इक्वल टू 5/6, दूसरा रेशनल नंबर हो गया 5/6। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में 12 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 है, तो पहले तो मैं ये डिनोमिनेटर को 12 बनाऊंगा। तो b इज इक्वल टू 5/6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है ना, तो नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा 5 2 10, नीचे आ जाएगा 6 2 12। अब यहाँ पर a है 7/12 और b जो हमारे पास 5/6 था उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गया है 10/12। देखिए डिनोमिनेटर तो इधर सेम हो गया, दोनों में 12 आ गया, लेकिन न्यूमरेटर में गैप कितना है, कोई खास गैप नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या पता कर सकते हैं, एक तो 8/12 आ जाएगा रेशनल नंबर और एक 9/12। इन दोनों के बीच में अभी भी आप सिर्फ 2 रेशनल नंबर पता कर सकते हैं, लेकिन आपको तो 5 रेशनल नंबर पता करने हैं। तो ये 5 रेशनल नंबर पता करने के लिए आप क्या करेंगे, आप थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे डिनोमिनेटर्स को और सेम भी बनाएंगे, यानी दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल भी बनाएंगे और न्यूमरेटर में और ज़्यादा गैप क्रिएट करेंगे। तो उसका तरीका क्या होता है वो पहले भी मैं हालांकि आपको सिखा चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर अपोन में 12 है ना, यहाँ अपोन में 6 है, 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12। 12 के मल्टीपल में देखिए, 12 1 जा 12 होता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। अब यहाँ दोनों डिनोमिनेटर 12 बनाकर तो हमने देख लिया, तो न्यूमरेटर में गैप नहीं बना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम। 12 3 जा क्या होता है 36 होता है, तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को ना 36 बना देते हैं। ठीक है, तो 7/12 है, तो 12 इंटू 3 36 होता है, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 7 3 जा 21 अपोन में 12 3 जा 36। तो ये जो a की वैल्यू हमें मिली थी ना, ये a की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई थी 7/12, इसी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया, जो हमें मिला 21/36। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास पहले था b की वैल्यू थी 5/6, जिसको हमने चेंज किया तो ये बन गया 10/12, ये इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ गया। इसी 10/12 को अगर मैं 12 को 36 बनाना चाहता हूँ तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 3 जा 36, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30। तो अब b में हमें जो पहले रेशनल नंबर मिला था 5/6, उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मिल गया है 30/36। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए 36, और अब देखिए दोनों के न्यूमरेटर में कितना डिफरेंस है। यहाँ पर अगर 30 है तो यहाँ पर 21 है, और अगर मुझे इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर पता करने हैं तो मैं बड़ी आसानी से अब पता कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको K2 मान लूँ और इस वाले न्यूमरेटर को K1 मान लूँ, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30, ये हो गया आपका 30, ये हो गया 21, दोनों का डिफरेंस 30 माइनस यहाँ पर आना चाहिए 21, ये 1 नहीं है, यहाँ पर ये 21 होना चाहिए, क्या 21। इसमें से इसको माइनस किया ना, वो गलती से 1 लिख दिया था, उसको 21 कर दीजिएगा। 30 माइनस 21 करेंगे तो क्या आएगा 9, और 9 बड़ा है 6 से। तो इसका मतलब अब हम इन 2 रेशनल नंबर्स के बीच में 5 रेशनल नंबर बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें पता चलती है कुछ चीज़ें, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि इनको K1 K2 और इसको M के हिसाब से दिखाना है, तो ये तो आपका K2 हो जाएगा, ये जो न्यूमरेटर है ये K1 हो जाएगा, और ये जो M है, M मतलब ये जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो 36 है। तो K1 की वैल्यू 21, K1 की वैल्यू हमें मिली यहाँ से, K2 की वैल्यू मिली यहाँ से, K2 कितना हो गया, यहाँ पर K2 लिखेंगे, K2 कितना हो गया 30, और M यानी डिनोमिनेटर कितना हो गया 36। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि ये जो A है 7/12 और ये जो B है 5/6, इसको इस फॉर्म में लिखना है K1/M K2/M। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, K1 मिला मुझे 21, K2 मिला 30, M मिला 36, तो K1/M का मतलब क्या होगा, K1 की वैल्यू 21 और M की वैल्यू 36, ये हो गया। इसके बाद K2/M क्या होगा, K2 की वैल्यू कितनी है 30, वो लिखी, अपॉन में M की वैल्यू लिखी 36। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने K1/M इसकी वैल्यू फाइंड कर ली 21/36, और K2/M इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली 30/36। और अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पहली लाइन में क्या कहा गया था, एक्सप्रेस बोथ A एंड B इन द फॉर्म K1/M एंड K2/M। तो हमने A की ये जो वैल्यू थी और B की ये जो वैल्यू थी, इनको ही हमने K1/M और K2/M की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जो A की वैल्यू थी 7/12, इसी का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 21/36, और B की जो वैल्यू थी 5/6, इसी का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 30/36। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया वो भी देख लेते हैं। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन A एंड B। यहाँ पर हमें A और B के बीच में
5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स भी फाइंड करने हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो हमें नंबर दिए गए थे ए और बी, यानी कि 7/12 और 5/6, इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम ये 5 रैशनल नंबर फाइंड करेंगे इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बीच में, ठीक है, क्योंकि बात तो एक ही है। आप 7/12 कहिए या 21/36 कहिए, बात तो एक ही है। ऐसे ही आप 5/6 कहिए या 30/36 कहिए, बात तो एक ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन हम कई पहले भी कर चुके हैं। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 7/12 जिसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 21/36 एंड 5/6 जिसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है 30/36। इन दोनों के बीच में जो 5 रैशनल नंबर्स होंगे वो इस वाले रैशनल नंबर से बड़े होंगे और इस वाले रैशनल नंबर से छोटे होंगे, तभी तो वो इनके बीच में होंगे। और वो 5 रैशनल नंबर्स होंगे 22/36, अगला नंबर होगा 23/36, इससे बड़ा होगा 24/36, फिर 25/36, फिर 26/36। तो ये जो 5 रैशनल नंबर्स यहाँ पर मैंने लिखे, ये इस वाले रैशनल नंबर से बड़े हैं और इस वाले रैशनल नंबर से छोटे हैं, यानी कि ये 5 रैशनल नंबर्स इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में हैं। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व करना रह गया है, जैसा कि यहाँ पर हमसे देखिए क्या कहा गया था। एक्सप्लेन वाई द कंडीशन k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n+1 इज नेसेसरी टू फाइंड n सच रैशनल नंबर्स बिटवीन द टू रैशनल नंबर्स a एंड b यूजिंग दिस मेथड। यानी अगर आपको दो रैशनल नंबर्स के बीच में फॉर एग्जांपल 5 रैशनल नंबर पता करने हैं, तो k2 माइनस k1 का जो डिफरेंस है वो 6 से भी ज़्यादा डिफरेंस क्यों होना चाहिए। देखिए, अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में n रैशनल नंबर पता करने हैं तो k2 माइनस k1 इन दोनों न्यूमरेटर्स के बीच का डिफरेंस n+1 से भी ज़्यादा क्यों होना चाहिए, ये हमें बताना है। तो ये मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स पता करने हैं दो रैशनल नंबर्स के बीच में, तो आप न्यूमरेटर्स के बीच में इतना गैप क्रिएट कर दीजिए कि 5 से भी ज़्यादा गैप क्रिएट हो जाए। यहाँ पर हमने क्या देखा था, पहले तो हमने डिनोमिनेटर सेम बनाए। डिनोमिनेटर सेम बनाने के अलावा हमने क्या देखा, यहाँ पर k2 की जगह पे क्या है 30 और यहाँ k1 की जगह पे क्या है 21, और इन दोनों के बीच का अगर आप गैप देखेंगे 30 माइनस 21, तो ये गैप 9 आ रहा है। हमें 5 रैशनल नंबर पता करने थे और ये गैप 6 से भी ज़्यादा है, तो हम आसानी से यहाँ पर 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर पाए इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब ये आंसर देखते हैं। द कंडीशन k2 माइनस k1 इज ग्रेटर देन n+1 एंश्योर्स that there are more than n gaps between k1 and k2 providing more than enough space to pick n distinct numerators। यानी कि जब दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें फॉर एग्जांपल n रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर भी सेम बनाने हैं और उन दोनों के न्यूमरेटर में इतना गैप होना चाहिए कि अगर आपको n रैशनल नंबर पता करने हैं तो n+1 से भी ज़्यादा गैप क्रिएट कर दीजिए, ताकि आप आसानी से जो n रैशनल नंबर फाइंड करने हैं वो कर पाए। अगर सिंपल शब्दों में कहें, अगर आपको दो रैशनल नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो डिनोमिनेटर सेम बना दीजिए और न्यूमरेटर में 6 से भी बड़ा गैप क्रिएट कर दीजिए, ताकि 5 रैशनल नंबर आप आसानी से फाइंड कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3 रैशनल नंबर्स x, y, z सेटिस्फाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका ये मतलब है कि 3 रैशनल नंबर्स हैं x, y और z, और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि x, y और z का सम इसके इक्वल है 0 के इक्वल है, और इसके अलावा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन तीनों का सम भी 0 के इक्वल है। अब उसके बाद क्या पूछा गया हमसे कहा गया शो करने के लिए, क्या, शो दैट ऑल द रैशनल नंबर्स x, y, z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। यानी कि हमें ये शो करना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का सम अगर 0 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन तीनों का सम भी अगर 0 है, तो हमें ये शो करना है कि x, y और z ये साइमल्टेनियसली 0 होंगे, यानी इन तीनों की एक साथ जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमें ये शो करना है कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है और z की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। इस आइडेंटिटी का यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का सम किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के इक्वल। तो यहाँ पर भी तो यही है ना ब्रैकेट में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 0, और 0 का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, इज इक्वल टू। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन तीनों में ना 2 कॉमन है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा, देखिए जब 2 कॉमन लिया इन तीनों में से, तो यहाँ से बचा एक्स वाई प्लस यहाँ से बचा वाई जेड प्लस यहाँ से बचा जेड एक्स, और 2 यहाँ पर कॉमन आ गया। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, और इधर में ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अब ध्यान से देखिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इन तीनों का सम भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इन तीनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे 0 रख सकता हूँ, और 2 इंटू 0 भी 0 ही हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर भी 2 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो स्क्वायर होते हैं ना, ये स्क्वायर्स या तो 0 के इक्वल होते हैं या 0 से बड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए 0 का स्क्वायर करो तो 0 आता है, तो स्क्वायर 0 के इक्वल हो सकता है। इसके अलावा अगर आप 1 का स्क्वायर करो तो 1 आया, 0 से बड़ा आया ना। 2 का स्क्वायर करो तो 4 आया, 0 से बड़ा आया। अगर मैं -1 का स्क्वायर करूँ तो ये भी पॉजिटिव 1 ही हो जाएगा, तो 0 से बड़ा आया ना आंसर। -2 का भी अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ये भी 0 से बड़ा आया। तो जो स्क्वायर होते हैं वो या तो 0 के इक्वल होते हैं या 0 से बड़े होते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर करने पर जो वैल्यूज़ आती हैं ये या तो 0 के इक्वल होती है या 0 से बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्वायर्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि जो स्क्वायर्स होते हैं ये या तो 0 के इक्वल होते हैं या 0 से ग्रेटर होते हैं। तो अगर सारे स्क्वायर्स की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से बड़ी होती है, तो यहाँ पर इन तीनों स्क्वायर्स का सम अगर हम कर रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और तीनों का ही सम अगर 0 के इक्वल आ रहा है, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि इनमें से किसी भी स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी तो नहीं है। यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 0 है, जेड स्क्वायर की वैल्यू भी 0 है, तभी तो तीनों को ऐड करके 0 आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जो 0 है, ये तभी पॉसिबल है, ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल है अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो, और जेड स्क्वायर की वैल्यू भी 0 के इक्वल हो। और एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल कब होगा, ऑब्वियस ही बात है, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है। देखिए इस पॉइंट को समझिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों का सम 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 है, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 0 है, और जेड स्क्वायर की वैल्यू भी 0 है, तभी तो इनका सम 0 आ रहा है। और एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल तभी होगा जब एक्स भी 0 के इक्वल होगा, और वाई स्क्वायर भी 0 के इक्वल तभी होगा जब वाई 0 के इक्वल होगा, और जेड स्क्वायर भी 0 के इक्वल तभी होगा जब जेड 0 होगा, क्योंकि जेड अगर 0 है तो 0 का स्क्वायर करने पर ही तो 0 आएगा। तो यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो केस हमें दिया गया है, इसमें एक्स वाई और जेड ये तीनों की ही वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस एक्स कोमा वाई कोमा जेड मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है शो दैट द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन द रैशनल नंबर्स a एंड b। हमें ये शो करना है कि ये जो रैशनल नंबर है a प्लस बी अपॉन 2 ये लाई करता है इन दो रैशनल नंबर्स a और b के बीच में। तो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि अगर आपको ये दो रैशनल नंबर्स दिए गए हैं a और b, और आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों की एवरेज फाइंड करते हैं, यानी इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाती है, इन दोनों रैशनल नंबर्स की एवरेज मिल जाती है। और ये जो हमें मिलता है ना a प्लस बी अपॉन 2, ये a और b के बीच में होता है, ये बात हम जानते हैं, लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर हमें प्रूव करके दिखाना है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसका मेथड देखिए। सबसे पहले तो हम ये लेट कर लेते हैं कि जो a है वो लेस देन b है, यानी b की वैल्यू बड़ी है, a की वैल्यू छोटी है, ये हमने लेट कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप, हम दोनों साइड्स में, बोथ साइड्स में a ऐड कर देंगे, ऐड a टू बोथ साइड्स। तो यहाँ पर इस साइड में भी a ऐड होगा और यहाँ पर भी a ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या था a, तो a प्लस a हो जाएगा, लेस देन का सिंबल। यहाँ पर क्या था b, तो b में भी a ऐड कर देंगे, दोनों साइड हमने a ऐड कर दिया।
ए प्लस ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए हो जाएगा 2a, फिर लेस देन का सिंबल, और b प्लस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी, बात तो एक ही है। ठीक है, अब दोनों साइड्स को आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब यहाँ पर 2a है, उसको भी 2 से डिवाइड किया, लेस देन का सिंबल, यहाँ पर a प्लस बी है, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आ गया a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, a लेस देन का सिंबल, और इस साइड में है a प्लस बी अपॉन 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये जो a प्लस बी अपॉन 2 है ये a से ग्रेटर है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर लिखिए, तो आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं ना। अब ये जो 3 है ये इस 2 से ग्रेटर है, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ये जो a प्लस बी अपॉन 2 है ये a से ग्रेटर है। अब मुझे बस इतना प्रूव करना रह गया कि ये जो 3 है ये इस 4 से लेस होगा, छोटा होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, हमें ये प्रूव करने को बोला गया था कि ये जो a प्लस बी अपॉन 2 है ये a और b के बीच में आता है। तो अभी तक हमने क्या प्रूव किया कि ये जो a प्लस बी अपॉन 2 है ये इस a से बड़ा है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये a प्लस बी अपॉन 2 इस b से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्रूव हो जाएगा कि ये a प्लस बी अपॉन 2, ये जो a प्लस बी अपॉन 2 है ये प्रूव हो जाएगा कि ये a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है, यानी ये इनके बीच में है। तो इसमें से अभी इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ है, ये पार्ट अभी और कंप्लीट करते हैं तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा कि a प्लस बी अपॉन 2 इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में है। तो फिर से हम वही चीज़ लिखते हैं कि a लेस देन b है, फिर से इसको ऐसे लिखते हैं a लेस देन b। इस बार हम दोनों साइड्स में b ऐड करेंगे, एडिंग b टू बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स में जब b ऐड करेंगे तो यहाँ a प्लस बी हो जाएगा, लेस देन का सिंबल, यहाँ b ऐड करेंगे तो ये b प्लस बी हो जाएगा। a प्लस बी एज इट इज़ आ गया, लेस देन का सिंबल, b प्लस बी 2b हो गया। फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब यहाँ a प्लस बी है, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, लेस देन का सिंबल, यहाँ 2b है तो इसके अपॉन में भी यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हमें क्या मिल गया कि जो a प्लस बी अपॉन 2 है ये लेस देन b है। तो इन दो इक्वेशन से हमें क्या पता चला, देखिए फर्स्ट इक्वेशन से हमें ये पता चला कि a प्लस बी अपॉन 2 a से ग्रेटर है, और सेकंड इक्वेशन में हमें पता चला कि a प्लस बी अपॉन 2 b से लेस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि जो a प्लस बी अपॉन 2 है, इन दो इक्वेशन से हमें ये पता चला कि जो a प्लस बी अपॉन 2 है ये a से ग्रेटर है और b से छोटा है। तो इसका मतलब ये a प्लस बी अपॉन 2 इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर द रैशनल नंबर a प्लस बी अपॉन 2 लाइज बिटवीन रैशनल नंबर्स a एंड b। और हमें यही तो प्रूव करना था कि जो a प्लस बी अपॉन 2 है ये a और b के बीच में आएगा, जो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूसिस ऑफ ऑल द राइट ट्राइंगल्स इन फिगर 3.14 विच इज़ रेफर टू एज द स्क्वायर रूट स्पायरल। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 3.14 में, यहाँ पर आपको ये इतने सारे राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे। देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके बाद ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे फिर ये नीचे राइट एंगल ट्राइंगल है। टोटल कितने राइट एंगल ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर ये 10 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और हमें इन सभी राइट एंगल ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करने को कहा गया है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम इन सभी राइट एंगल ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्राइंगल 1। अब ये जो पहला ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। इसमें आपका परपेंडिकुलर 1 है और आपका बेस भी 1 है, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर, बेस भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा अंडर रूट में 2, यानी कि जो पहला राइट एंगल ट्राइंगल है इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मिल गई है अंडर रूट 2। अब ये जो पहले राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज हमें मिला है ना, अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ तो अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पहले राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, और याद रखिएगा कि जो हाइपोटेन्यूज होता है जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के एंगल के जो अपोजिट साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है।
तो यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज जो है ना √2, ये अगले वाले राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बन जाएगा। यानी कि पहले राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है, इसको हम अगले राइट एंगल ट्रायंगल में बेस की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल 2। सेकेंड राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। तो तरीका वही है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसका भी हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो एज इट इज़, और इसका परपेंडिकुलर क्या आप लेंगे 1 लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या हो जाएगा, जो पिछला वाला राइट एंगल ट्रायंगल था ना, उसका जो हाइपोटेन्यूज मिला था √2, वो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बन गया। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 2, क्योंकि रूट के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया 3, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो जो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मिल गई है √3। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर देखिए, ये जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं ना, इन सब में परपेंडिकुलर तो हम 1 ही लेने वाले हैं, क्योंकि सब में आप देख सकते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 दिया गया है। और जैसा ये फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में हमें जो हाइपोटेन्यूज मिला, वो सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस बन गया, वैसे ही यहाँ पर सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज हमें मिला है, ये अगले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस बन जाएगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल 3। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल 3 है, इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमें बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया कि जो 10 के 10 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सब में परपेंडिकुलर 1 है। तो परपेंडिकुलर की जगह 1 का स्क्वायर आ गया, प्लस अब जो पिछले राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज था √3, ये यहाँ पर बेस की तरह यूज़ होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 3, 1 प्लस 3 हो जाएगा 4, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट में 4 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो यहाँ पर जो हमारा ये थर्ड नंबर का जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मिल गई है 2। अब ये अगले राइट एंगल ट्रायंगल का बेस बन जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 4, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बेस बन गया 2, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 4 किया 5। तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इस साइड में √5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फोर्थ नंबर का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मिल गई है √5, और ये अगले यानी फिफ्थ नंबर का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके लिए ये बेस बन जाएगा। तो हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 5। अब हम पांचवें राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज फाइंड कर रहे हैं। h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू p यानी 1 का स्क्वायर प्लस b यानी बेस √5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, 1 प्लस 5 किया 6 आ गया, स्क्वायर हटाया तो यहाँ आ गया √6। यानी जो पांचवा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मिल गई है √6, और ये सिक्स्थ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस बन जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल 6। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो गया अब √6, तो √6 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, √6 का स्क्वायर किया 6 आ गया, 1 प्लस 6 7, स्क्वायर हटाया इधर में √ आ गया √7। तो जो सिक्स्थ नंबर का हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मिल गई है √7, जो अगले यानी कि सेवेंथ नंबर का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें ये बेस की तरह यूज होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल 7। इसमें भी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर, अब बेस हो गया √7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर किया 7 आ गया, 1 प्लस 7 8, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे 8 अंडर रूट में आ जाएगा। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये 2 का पेयर बन गया ना, ये 2 अपने रूट को ब्रेक करेगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये वाला 2 अकेला है, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये वाला 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा। तो ये जो सेवेंथ नंबर का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मिल गई है 2 √2, और ये एट्थ नंबर वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस का काम करेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल 8, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर की जगह 1, 1 का स्क्वायर हो गया, बेस क्या हो गया 2 √2, 2 √2 का स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 है,
अब 2√2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 और 4 2 जा 8, इसीलिए यहाँ पर अब हमने लिखा 8। 2√2 का स्क्वायर किया तो 8 आया। 1 + 8 क्या हो गया 9, इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट में 9 आ गया, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो ये जो 8th नंबर का जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज हमें मिल गया है 3, यानी इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ है 3, जो 9th ट्रायंगल में हम बेस की तरह यूज़ करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल 9, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह पर आ जाएगा आपका 1, 1 का स्क्वायर, बेस हो जाएगा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 + 9 यानी 10, स्क्वायर हटाएंगे इधर अंडर रूट में 10 आ जाएगा। तो 9th नंबर का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ है अंडर रूट 10, और ये लास्ट यानी कि 10th नंबर के राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बेस का काम करेगी। तो यहाँ हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट ट्रायंगल 10, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जगह 1, 1 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 10 का स्क्वायर किया तो 10 आ गया, 1 + 10 11, 1 + 10 हो गया 11, अब स्क्वायर हटाया तो ये रूट में आ गया, यानी कि 10th नंबर का जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मिल गई है अंडर रूट 11। तो इस क्वेश्चन में टोटल 10 राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए गए थे, और हमें इन सभी 10 राइट एंगल ट्रायंगल्स के हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड करनी थी, जो हमने फाइंड कर ली है। तो इस तरह से ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है, और ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।